मैं अब जिनको बुला रहा हूं वो अपनी गजलें, अपने गीत आप तक पहुंचाएंगी। देखिए, हिंदुस्तान की मिट्टी में एक खुशबू है और यहां एक कायदा है, आपने सदा देखा होगा। ललित जी सब ठीक है, अब क्या रह गया? स्पॉन्सर आ गए, पेमेंट बढ़ गया, लोग आ गए, और क्या चाहिए आप? देखिए, आयोजक के चेहरे पे कार्यक्रम सफल हो रहा हो तो ऐसी मुस्कान होती है जैसे मतलब लड़की के ब्याह में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सारे फूफा प्रसन्न है, मामा टाइम पे आ गया, सारा तो बड़े बड़े आदमी है। दोस्तों, ये हिंदुस्तान है, यहां आदमी जब इकोनॉमिक्स की बात करता है तो अंग्रेजी में बात करता है, इन्फ्लेशन बोलता है, डेफिसिट बोलता है, बजट बोलता है, जीडीपी बोलता है। जब सियासत की बात करता है तो हिंदी में बात करता है, किसको कितनी वोट पड़ेंगी, किधर मत प्रतिशत चला जाएगा। लेकिन जब मोहब्बत की बात करता है तो उर्दू में बात करता है, वो खत भी उर्दू में लिखता है, बात भी उर्दू में करता है। ये उर्दू जबान की खूबसूरती है। और मुमताज का सबसे जो बड़ा जौहर है वो ये है कि वो जितनी उर्दू के मुशायरे में मशहूर हैं, दुबई से लेकर शारजाह तक हर जगह, उतनी हिंदी कवि सम्मेलनों में बहुत अच्छी तरह से बुलाई जाती हैं। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, इतने साल मैंने हिंदी पढ़ाई है, लेकिन मुझे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि जो फन गजल के पास है वो हिंदी के किसी छंद के पास इन दिनों नहीं है। दोहे में कभी वो बात होती थी कि जिसमें एक पंक्ति में 7-7 बातें लिख दी जाती थीं। रहीम कहते हैं कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान। सुनो मुमताज, 7 बातें, खैर आपकी खैरियत, आप अच्छे दिखते हैं, खून अगर आपने कोई मर्डर कर दिया, खांसी अगर आपको खांसी आती है, खुशी अगर आप प्रसन्न हैं, बैर किसी से आपकी शत्रुता है, प्रीत किसी से प्यार हो गया है, मदपान 4 पैग लगाए हुए हैं। बैर खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। पूरी दुनिया जान ही जाती है। ये उस बड़े कवि का, उस रहीम का शेर है, अब्दुल रहीम खान खाना, जो बैरम खां का लड़का था और जिसके बल पर अकबर का सिंहासन जमा रहा और आखिरी वक्त पर जो चित्रकूट में अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं द्वारा मारा गया। लेकिन अभी हिंदी में वो जलवा नहीं है, उर्दू में वो जलवा है। मैं आपको 3 शेर सुनाता हूं ताकि आप मुमताज को सुनने लायक हो जाएं। हालांकि वो खुद आप बहुत अच्छे लोग हैं, मैं मान रहा हूं, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूं जो पति हैं वो थोड़े भयभीत से बैठे हैं, डरे डरे से बैठे हैं। और खासकर एक खूबसूरत लड़की और शायरा की बात पर वाह करनी पड़ेगी तो 3 बार प्रायश्चित करना पड़ेगा अंदर ही अंदर। हाँ, घरवाली कौन ही मारेगी कि इसकी बहुत समझ में आई तुम्हें। हाँ, और मैंने इतने मन से मेरा तंडोले मेरा मंडोले गाया था, उस पर कभी ना बोले। आज इस पर भारतीय पत्नी का ये प्रारंभिक कार्यक्रम है कि उसे लगे कि बस देखना नहीं। इसीलिए आप देखिए जितनी भी समस्याएं हैं, महंगाई, लड़ाई, जितनी बुराई, सब स्त्रीलिंग है। डेंगू का मच्छर तक मादा है और वो भी शीला दीक्षित के राज में काटता है। आप क्या समझिए साहब। मैं भाभियों आपको मैं प्रणाम करता हूं और भाई साहब से निवेदन करता हूं कि आज रात मेरी ओर से चरण छुएं। इसमें स्पर्श आपका ही रहेगा, मेरी तो बस भावना ही है। सभी अपने घर में यही करते हैं। लेकिन मैं 3 शेर सुनाता हूं। पहला शेर सुनिएगा। आज 1977 में यह शेर कहा गया था। मैं देख रहा हूं कुछ सीनियर लोग बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। 1977 में एक आदमी बहुत परेशान हुआ और उसे लगा कि एक औरत हिंदुस्तान के लोकतंत्र से बड़ी हो गई है। वो जिसको चाहती है जेल में बंद कर देती है, जिसको चाहती है उठा लेती है। जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, लॉरेंस फर्नांडिस, मधु लिमये, मधु दंडवते, लाल कृष्ण अडवाणी, सभी लोग जेल में बंद किए गए, लोगों को सड़क पर मारा गया, जयप्रकाश पर लाठी पड़ी पटना में। तो भोपाल के एक शायर जो बिजनौर के रहने वाले थे, वहां नौकरी करते थे, दुष्यंत कुमार त्यागी, उन्होंने एक शेर कहा कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। दुष्यंत चले गए दुनिया से ये सोच के कि आज मैंने ये शेर कहा, अब ये मर जाएगा, इंदिरा गांधी हार गई, बात खत्म हो गई। लेकिन जब मैं देखता हूं कि दिल्ली में जब कभी एक बड़ी पार्टी के नेता कहते हैं कि जैसा कहेंगी वैसा कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मुझे लगता है दुष्यंत दोबारा जिंदा हो गया। जिनको समझ आ जाए वो बताइएगा कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। और शायद यही हिंदुस्तान पिछले 35 साल में नेताओं ने बनाया, इस राजनीति ने बनाया। आपकी तालियां उठेंगी कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। और कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। तो ये दूसरा मैं आपको शेर सुनाता हूं, मोहब्बत का शेर सुनाता हूं और इसी बेचारगी का शेर सुनाता हूं। सुनिएगा कि और आपको पहुंचेगा कि मुझको ये मैं खासतौर से मुमताज नसीम की जात को समर्पित करता हूं, उस आधी दुनिया की नुमाइंदगी करने वाली औरत को समर्पित करता हूं।
और ये एक ऐसी शायरा ने कहा, शायद उससे बेहतर कोई दुनिया में ना कह पाएगा, जिस तरह से उसने कहा कि मैं ये भी चाहती हूं, मैं ये भी चाहती हूं तेरा घर बसा रहे। दूसरी औरत का शेर सुनिएगा आप, मैं ये भी चाहती हूं तेरा घर बसा रहे। मुझे माफ करेंगे, आप लोग तो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ लोग अपवाद हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली और एनसीआर में जिसकी भी 1 करोड़ रुपए महीने की आमदनी है किसी भी तरीके से, उसकी कार में 2 चीज जरूर हैं, एक मास्टर और एक मिस्ट्रेस। एक तो आगे वाली जगह पे एक मास्टर का फोटो रखा रहता है, ये हमारे गुरुजी हैं, और कोने में जाके फोन से बात करता है तो ये पता चलता है नोएडा वाली मिस्ट्रेस का नंबर है जिससे बात हो रही है, कि मैं ये भी चाहती हूं तेरा घर बसा रहे, और ये भी चाहती हूं कि तू अपने घर न जाए, आजा की वहशतों का तला तुम उतर ना जाए। मैं ये भी चाहती हूं तेरा घर बसा रहे। मैं उसी गजल के कबीले से, उसी खानदान से जहां 2 पंक्तियों में अपनी बात कही जाती है। मुमताज नसीम से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी 1-2 बेहतरीन गजल आप तक पहुंचाएं, थोड़ी संजीदगी आपने महसूस कराएं अपनी तालियों से कि आप सचमुच गजल सुनने के लिए तैयार हैं। एक बार जोरदार तालियों। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार जी। मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ, और कुछ गज़लें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी अगर आपने साथ दिया। हालांकि मैं जानती हूँ आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तो उम्मीद भी है कि मुझे भी आप लोग अपनी मोहब्बतों से, अपने प्यार से, आशीर्वाद से नवाजेंगे। सबसे पहले एक मतला और एक शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं अपना सफ़र शुरू करूँगी कि चलो माना तुमने वफ़ाओं के मेरे सब निशान मिटा दिए। वाह क्या बात है। चलो माना तुमने वफाओं के मेरे सब निशान मिटा दिए, मगर इसका मुझको यकीन नहीं मेरे खत भी तुमने जला दिए। वाह जिंदाबाद। चलो माना तुमने वफाओं के मेरे सब निशान मिटा दिए, मगर इसका मुझको यकीन नहीं मेरे खत भी तुमने जला दिए। और ख़ास तौर पर ये शेर हाजिर है कि शब ज़िंदगी के अंधेरों में जो भटक रहे हो तो क्या करूं। शब ज़िंदगी के अंधेरों में जो भटक रहे हो तो क्या करूं, जो चिराग मैंने जलाए थे वो चिराग तुमने बुझा दिए। जो चिराग मैंने जलाए थे वो चिराग तुमने बुझा दिए। और एक ये मतला और पढ़ती हूँ कि तुझे इसकी कोई खबर नहीं, ये मेरे सुकून की बात है। तुझे इसकी कोई खबर नहीं, ये मेरे सुकून की बात है। मेरी जिंदगी का सवाल है, तेरे एक फोन की बात है। बहुत अच्छे, बहुत मेरी अच्छे। जिंदगी का सवाल है, बहुत अच्छे। तेरे एक फोन की बात है। मेरी अच्छे जिंदगी का सवाल है, तेरे एक फोन की बात है। और एक मतलब मतलब बदल लेती हो नारायण साईं की तरह तुम। देखिए मैं आपके साथ पढ़ना कोई आसान काम तो नहीं है, तो बहुत तैयारी करनी पड़ी है, लेकिन वो तैयारी मेरी सब ढेर हो गई। आपने इतने अच्छे अच्छे शेरों के साथ मुझे बुलाया है, तो थोड़ा सा समा बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से, और उसके बाद मैं जिस तरह की शायरी मैं पढ़ती हूँ मैं आप तक पहुँचाऊँगी। बहुत खूबसूरती के साथ आपने मुझे यहाँ पेश किया। मैं हाजिर करना चाहती हूँ ये मतला और ये शेर भी, उसके बाद में तरन्नुम से कुछ अपनी पहचान के अशार आप तक पहुँचाऊँगी। एक मतला और एक शेर और कि मैं ये सोचती हूँ कि इश्क में मैंने खोया क्या मुझे क्या मिला। कुमार जी खास तौर पर सुनिएगा। मैं ये सोचती हूँ कि इश्क में मैंने खोया क्या मुझे क्या मिला, न फजा मिली न बका मिली न सनम मिला न खुदा मिला। वाह 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 वाह, क्या तगज़ुल है, वाह वाह वाह, क्या लगा। मैं ये सोचती हूँ कि इश्क में मैंने खोया क्या मुझे क्या मिला, न फजा मिली न बका मिली न सनम मिला न खुदा मिला। और एक ये भी शेर इसमें, ये बड़ी अजीब सी बात है मेरी जीत है कि ये मात है। ये बड़ी अजीब सी बात है मेरी जीत है कि ये मात है। मेरी राजदार सहेली से मुझे तेरे घर का पता मिला। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह क्या बात तो है। ये कुछ अशार मैंने आप तक पहुंचाए, थोड़ा सा माहौल बन गया है। अब मैं चाहती हूँ कि चंद अशार आपको तरन्नुम के जरिए भी पहुंचाए जाएं। संकोच न करें, इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचाया है। और आपको देखने के बाद तो स्थिति ये हो गई कि जिसको देखो वो मीत हो जाए, कोई दर्शन पुनीत हो जाए। तुमको लय छंद की जरूरत क्या, जो भी गा दो वो गीत हो जाए। देखो कितने खुश हैं आप, पूरे मन से सुनाओ मुमताज। हाजिर करती हूँ यहाँ से। अब यहाँ से बात शुरू की है आपने, तो मैं 4 मिसरे हाजिर करूंगी, उसके बाद में फिर अपनी बात और आप तक पहुंचाऊंगी। इतनी बार प्लेसमेंट नहीं बदला इन्होंने कभी फोटो खींचते में, पूरे एकदम फोटोग्राफर क्या हिरन हो गए ये। चलिए आइए। मैंने माना तू आशिक मेरा हो गया, मैंने माना तू आशिक
मेरा हो गया सारी दुनिया की नजरों से तू खो गया, सारी दुनिया की नजरों से तू खो गया। तूने क्यों आज तक मुझे से कुछ ना कहा, तूने क्यों आज तक मुझे से कुछ ना कहा। अब कहा जब कि मेरा निकाह हो गया, अब कहा जब कि मेरा निकाह हो गया, अब कहा जब कि मेरा निकाह हो गया। और 4 मिसरे और पढ़ती हूँ। घर से निकली तो थी मैंने सोचा न था, घर से निकली तो थी मैंने सोचा न था, इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी, इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी। क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा, क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा, और रस्ते में बरसात हो जाएगी, और रस्ते में बरसात हो जाएगी, और रस्ते में बरसात हो जाएगी। और ये 4 मिसरे भी इस सिलसिले के पढ़ती हूँ। उसके बाद में एक गजल से आप लोगों को एक गजल तक पहुंचाऊंगी। दोनों रोते रहें ऐसा रुख मोड़ दो, दोनों रोते रहें ऐसा रुख मोड़ दो, इसकी मर्जी है दोनों का दिल तोड़ दो, इसकी मर्जी है दोनों का दिल तोड़ दो। ये जमाना तो बस चाहता है यही, ये जमाना तो बस चाहता है यही, मैं तुम्हें छोड़ दूं तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूं तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूं तुम मुझे छोड़ दो। और ये शेर, ये जो कथा है मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आप तक पहुंचाती हूँ, मंच का भी ध्यान चाहती हूँ बतौर खास। बेवफा अब तो आजा खुदा के लिए, बेवफा अब तो आजा खुदा के लिए, उम्र भी अपनी पलकें झपकने लगी, उम्र भी अपनी पलकें झपकने लगी। मेरे सोने से बालों में तेरे बिना, मेरे सोने से बालों में तेरे बिना, थोड़ी थोड़ी सी चांदी चमकने लगी, थोड़ी थोड़ी सी चांदी चमकने लगी, थोड़ी थोड़ी सी चांदी चमकने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में काली मेहंदी वालों को स्पॉन्सर लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अच्छे शेरों को अच्छी तरह सुनते हैं तो अच्छा पढ़ने का मन करता है। अब चाहती हूँ कि एक गजल का मतला और 2-3 शेर और आप तक पहुँचाऊं। वो सुना दीजिए, तुझे कैसे इल्म ना हो। जी बिल्कुल, मैं हाजिर करती हूँ। तुझे कैसे इल्म न हो सका, बड़ी दूर तक ये खबर गई, तुझे कैसे इल्म न हो सका, तुझे कैसे इल्म न हो सका, बड़ी दूर तक ये खबर गई कि तेरे ही शहर की शायरा तेरे इंतजार में मर गई, कि तेरे ही शहर की शायरा तेरे इंतजार में मर गई, कि तेरे ही शहर की शायरा। और ये शेर भी पढ़ती हूँ इसमें। कोई बात थी, कोई था सबब जो मैं वादा
यकीन था, मैं खुद अपने आप से डर गई, तेरे प्यार पर तो यकीन था, मैं खुद अपने आप से डर गई, तेरे प्यार पर तो यकीन था। और बतौर खास ये शेर पढ़ती हूँ, मंच का भी ध्यान चाहती हूँ। बहुत अच्छा पढ़ रही है मुमताज, वाह। है खुदा गवाह, तेरे बिना मेरी जिंदगी तो न कट सकी। वाह मुमताज, वाह वाह। है खुदा गवाह, तेरे बिना मेरी जिंदगी तो न कट सकी। मुझे ये बता के मेरे बिना तेरी उम्र कैसे गुजर गई। मुझे ये बता के मेरे बिना तेरी उम्र कैसे गुजर गई। मुझे ये बता के मेरे बिना। और गजल का आखिरी शेर पढ़ती हूँ और आप लोगों की तवज्जो जिस तरह से आप सुन रहे हैं, बहुत खूब। मैं आपकी क्या क्या कहूँ, मैं खुद आपकी तारीफ करना चाहती हूँ। और ये शेर पढ़ती हूँ मैं। बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। तुझे खोना दूं इसी खौफ से, तेरी समत मेरी नजर उठी। तुझे खोना दूं इसी खौफ से, तेरी समत मेरी नजर उठी। बड़ी शर्म आई मुझे मगर मैं ये सीढ़ियाँ भी उतर गई। बड़ी शर्म आई मुझे मगर मैं ये सीढ़ियाँ भी उतर गई। बड़ी शर्म आई मुझे मगर। और गजल का मक्ता जिसमें शायर अपना या शायरा अपना नाम रखती है, पढ़ती हूं मैं। वो सफर को अपने तमाम कर गई रात, आएंगे लौट कर। वो सफर को अपने तमाम कर गई रात, आएंगे लौट कर। ये नसीम मैंने सुनी खबर, तो मैं शाम ही से संवर गई। ये नसीम मैंने सुनी खबर, तो मैं शाम ही से संवर गई। ये नसीम मैंने सुनी। बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां। मुझे मेरे महबूब शायर जॉन एलिया का एक शेर याद आ रहा है। गजरौला में पैदा हुए जॉन एलिया 1954 में पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में जो लुगत कमेटी वहां की बनी, पहली राजभाषा समिति, जिसके भारत में अध्यक्ष हरिवंश राय बच्चन बनाए गए, वहां उनको बनाया गया। बहुत मशहूर शायर हुए हैं। और जाहिदा हिना जिसकी आप डायरी पढ़ते हैं, उनसे उन्होंने शादी की। वो अपने वक्त की सबसे खूबसूरत वहाँ की इंटेलेक्चुअल थी और वो वहाँ के सबसे पॉपुलर शायर थे। तो उनका एक शेर है, बाद में उनका तलाक हुआ, उनका एक शेर है जो मुझे याद आ गया मुमताज को सुनते हुए। उन्होंने कहा कि बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल कहते हैं मिलन को। कुछ नए लड़के बैठे, मैं इनके लिए बता देता हूं। अब शेर सुनिएगा और आपकी दाद मिले कि बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और हिजाब तारी है। अगला शेर सुनिएगा और शायद आपकी तालियां मुमताज तक पहुंचे उसी याद में कि बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और हिजाब तारी है। जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। बात यूं है कि गुजरे हैं इश्क नाम के दोस्त एक बुजुर्ग, हम लोग भी बर्बाद उसी सिलसिले में हैं। तो आप जितने भी लोग हैं, ये बेटा फंस गई है निकल रही है, क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है?
नहीं, अगर ये किसी ऐसे शरीर के हिस्से में फंसी है जहां से इस समय सार्वजनिक स्तर पर नहीं निकाली जा सकती है, तो आप इमरजेंसी एग्जिट से निकल भी सकते हैं, क्योंकि ये महफिल अदब है, यहाँ का एक अलग कायदा है। और खास तौर पे विशेष रूप से हमारे जो स्पॉन्सर फैमिलीज हैं उनके लिए ये शाम सजाई है नंदिनी ने। मैं अब जिनको बुला रहा हूँ, आपने मुमताज की गजल को सुनने के लिए बहुत दिल लगाया, बहुत बुद्धि लगाई, बहुत समझने की कोशिश की, जिसका मुझे काफी खेद है और दुख है। आप यहाँ आए किस काम के लिए, तो आपको करना क्या पड़ गया। अब मैं आपको एक ऐसे कवि से मिलवाता हूं जिसे सुनने में आपको बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी, क्योंकि उसने लिखते में नहीं लगाई, तो आप सुनने में क्यों लगाना चाहते हैं। एक नेताजी नए नए भाषण देने के लिए गए, तो उन्होंने किसी ऐसे ही साहित्यकार से कहा, बोले साहब वो मेरा सम्मान करेंगे तो मैं क्या भाषण दूं। बोले जी भाषण तो दे नहीं पाऊंगा। बोले एक लाइन बोल देना कि आप सब लोगों ने जो मेरा सम्मान किया है इसके प्रति मैं आप सबका बड़ा आभारी हूं। और वो सम्मान और आभार दो ही शब्द बोल गए, उन्हें याद ही नहीं रहे कि बोलना क्या है। तो माइक पे बोले कि आप सबने जो मेरा ये किया है इसके लिए मैं आपका बड़ा वो हूं। तो इसी में समझा जाए। तो मैं जिस कवि को बुला रहा हूं उसे आप बिल्कुल मुक्त भाव के साथ सुने, परम आनंद के साथ। वो बताएगा कि वो आगरा में क्यों हुआ। आगरा बड़ी पवित्र जगह है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब मुशर्रफ को बातचीत करने के लिए बुलाया था, तो भारत में कितनी कितनी खूबसूरत जगह है, शिमला है, डलहौजी है, पता नहीं कहां कहां, उन्होंने आगरा बुलाया। लोगों ने कहा जी आगरा क्यों बुला रहे हो। बोले देखो इनसे जैसी बातचीत होनी है, एजेंडा सारा यहां मौजूद है। इन्हें बुलाएंगे, प्रेम से बातें करेंगे, प्रेम का प्रतीक ताजमहल दिखाएंगे, मुशर्रफ मान जाएगा। नहीं मानेगा तो आगरे का पेठा बहुत प्रसिद्ध है, पेठा खिलाएंगे, मान जाएगा। नहीं मानेगा तो आगरे का जूता बहुत प्रसिद्ध है, मान जाएगा। और बिल्कुल नहीं मानेगा तो आगरे में अंतिम स्थान पागल खाना है ही। लेकिन उसको पता चल गया, बातचीत कश्मीर पे आई नहीं। कितना मूर्ख आदमी था यार वो मुशर्रफ, बताओ। अविवाहित प्रधानमंत्री के साथ पत्नी लेके बातचीत करने चला आया। अटल जी बातचीत शुरू करें और एजेंडा फिसल जाए। तो मुशर्रफ की समझ में आ गई कि कश्मीर तो मिल सकता है पर बेगम चली जाएगी। तो उसने कहा निकल लो यहां से। क्या अद्भुत चमत्कारी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का मैं हार्डकोर फैन हूं साहब। भारत माता 1000 साल तपस्या करती है, तब इंदिरा जैसी बेटी और अटल जी जैसा बेटा मिलता है इस देश को। सब हम उन्हें याद करते हैं, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं।